इसके बाद देखो बच्चों, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जैव विविधता। इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा ना कि जैव विविधता क्या कहलाता है। आपने देखा होगा कि वातावरण जो होता है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें हमने क्या देखा, बहुत सारे जीव जंतु, पौधे, जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल क्या पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। और सभी का आकार, प्रकृति, रंग, रूप क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। फिर भी क्या होते हैं, हम इस वातावरण में रहते हैं ना, यही बहुत सारी चीजें क्या है, विविधताएं, ये क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती है। हमारे पर्यावरण में ना हमारे चारों पेड़ पौधे भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के, झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सब क्या होते हैं तो पेड़ ही, लेकिन क्या होती है, इनमें विविधताएं, वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारी। और जो इंसान होते हैं, हमने भी देखा है कि क्या है, हम हैं तो इंसान, लेकिन रंग, रूप, आकार, सब में क्या होते हैं, हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सभी जैव विविधता कहलाते हैं ना, बायोडायवर्सिटी कहते हैं इसको हम। फिर है वर्गीकरण की आवश्यकता। ये आपका मेन टॉपिक है, यहाँ से आपके चैप्टर की मेन टॉपिक है, जैव विविध वर्गीकरण की आवश्यकता। जैसे पेड़ पौधे हैं, यदि इनको वर्गीकृत नहीं किया गया होता कि इसको हम झाड़ी कहते हैं, इसको वृक्ष कहते हैं और इसको शाक कहते हैं, तो क्या होता है, हमको क्या होती है, इनको पहचानने में बहुत अधिक कठिनाई होती है यदि हमने इनका नाम नहीं रखा होता। जैसे ये बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, सभी एक से पेड़ होते तो हम अलग वर्गीकृत कर पाते ये किस चीज़ का पेड़ है। तो मतलब किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वही हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जीवों की संख्या तथा जैव विविधता इतनी व्यापक है कि इन्हें निश्चित वर्गों एवं श्रेणियों में विभाजित किए बिना इनका अध्ययन करना क्या होता है, असंभव होता है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इनको अब हम इनके वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। सिंपल से एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कोई लाइब्रेरी है, यदि लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें जमी हुई हैं और यदि हम उनको क्या करेंगे, पूरी पुस्तकें लाइन से ऐसे ही जमा देंगे, उनको बिना डिवाइड किए हुए कि हिंदी की हैं, गणित की हैं, इंग्लिश की हैं, और यदि आपको बोल दिया जाए कि इन पुस्तकों में से आप एक हिंदी या किसी भी अदर सब्जेक्ट मैथ्स की पुस्तक निकालिए, तो हमें उसको निकालने में क्या होगा, बहुत अधिक कठिनाई होगी। यदि हम उनको वर्गीकृत डिवाइड कर करके अलग अलग सेल्फ में जमा देंगे कि ये हाँ ये साइंस की बुक है, ये मैथ्स की बुक है और ये क्या है, हिंदी की किताब है, तो इससे क्या होगी, हमको सरलता से ढूंढने में भी आसानी होगी ना। इसीलिए इनको सबको क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है ना। वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्या हुई है, किसी भी चीज को पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता हुई है, वर्गीकरण की आवश्यकता हुई है ना। वर्गीकरण को पहचानने के लिए क्या किए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण से संबंधित जो वनस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता तथा जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता द्वारा निर्धारित किए गए हैं, कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे इसमें पहला दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जीव को क्या दिया गया है, एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रजाति अथवा एवं जाति। इनको वैज्ञानिक नाम क्यों दिया गया है, जैसे आम है, इसका क्या है, हमारे यहाँ तो इसको आम बोलते हैं। यदि हम किसी अदर स्टेट या अदर कंट्री में जाएंगे, जैसे अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो उसको क्या, वहाँ आम को किसी और नाम से पहचाना जाएगा, तो क्या होगा, लोगों को पहचानने में आसानी नहीं होती, मतलब कंफ्यूज जाते हैं। अलग अलग चीज, अलग अलग कंट्री में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इनको क्या दिया गया है, एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में एक ही चलता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो ये क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में होमो सेपियंस क्या है, एक ही नाम होगा। तो इससे क्या होता है, किसी भी चीज को पहचानने में या इनको बताने में आसानी होती, इसलिए इसका नामकरण क्या किया गया, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किया गया है। इसीलिए क्या है, प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया, जीव हो या पेड़ पौधे, सभी को क्या किया गया है, एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। ये मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रजाति और दूसरा होता है जाति। प्रजाति यानी वंश और जाति यानी होता है स्पीसीज, है ना। इसके बाद यदि हम चाहें तो इसमें उपजाति या किस्म को भी प्रदर्शित करके तीसरा शब्द दिया गया कई जगह। फिर कोई भी वैज्ञानिक नाम जो होता है हमेशा ग्रीक या लैटिन से निकले 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्रीक भाषा का शब्द होता है वो, या लैटिन भाषा का शब्द होता है। और जो वैज्ञानिक नाम होता है वो सदैव किस में लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। आपने देखा है ना, क्या लिखे हैं, हल्के से तिरछे अक्षरों में लिखे हैं ना। और इसके अलावा इनको क्या किया जाता है, जैसे अलग अलग ऐसे अंडरलाइन
किया जाता है। प्रजाति का जो नाम होता है, वंश का जो नाम होता है, वो क्या होता है, जाति नाम से पहले लिखा जाता है ना। और जो जाति का वंश का नाम होता है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। आपने देखा है नहीं, क्या है, पहला जो लेटर है इसका वो क्या है, बड़े अक्षर से लिखा गया। उसके बाद जो लेटर है वो सभी छोटे अक्षर से लिखे गए हैं। और जो जाति का नाम होता है वो सभी क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और जो वैज्ञानिक नाम होता है संक्षिप्त तथा उच्चारण में सरल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिटिकल या कठिन नहीं होना चाहिए ना। वनस्पतिक नामकरण जंतु नामकरण से क्या होता है, भिन्न होना चाहिए। जैसे पौधों का नाम और जंतुओं का नाम क्या होते हैं, ये भिन्न होना चाहिए। इन दोनों नामों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं होनी चाहिए। यदि ये आपस में समान होंगे तो इसको क्या कर दिया जाए, नामों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, है ना। फिर उसके द्वारा पादपों में वंश जाति के नाम मान समान, जैसे यदि आपने पादप और जाति के नाम से, वंश और जाति के नाम सेम है तो इनको मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, जंतुओं में जाति और वंश के नाम यदि एक है तो इनको मान्य किया जाता है। जैसे कोबरा का नाम होता है नाजा, नाजा, ये दोनों क्या है, एक ही है। जाति का नाम भी नाजा है और वंश का नाम भी इसमें क्या है, नाजा। जैसे चूहे का नाम क्या है इसमें, रेटस, रेटस, तो इनको मान्य किया जाता है। लेकिन यदि पौधों में दोनों के नाम एक ही होंगे तो इनको मान्य नहीं किया जाता, अमान्य कर दिया जाता। और प्रजाति एवं जाति का नाम 3 अक्षरों से छोटे एवं 12 अक्षरों से बड़े नहीं होने चाहिए। ये इनके क्या है, कुछ है नियम है जो किसने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। इन्हीं के आधार पर इनको क्या किया जाता है, इनके नामकरण किए जाते हैं ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनको विभाजित किसके आधार पर किया गया है। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, जाति। उसके बाद क्या होती है, वंश। वंश के बाद आता है फिर कुल। कुल के बाद फिर आता है गण। गण के बाद फिर आता है वर्ग। वर्ग के बाद फिर इसमें आता है संघ। और संघ के बाद सबसे ऊपर इसमें आता है जगत। जो जाति होती है वो क्या होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी एवं प्रारंभ मूलभूत इकाई होती है। जैसे हमारा शरीर होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है ना। उसी प्रकार जो वर्गीकरण है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, जाति कहलाती है ना। उसके बाद इसकी जो दूसरी इकाई होती है वो वंश कहलाता है। फिर उसके बाद इसमें कुल आता है, फिर गण, उसके बाद वर्ग, फिर संघ। उसके बाद क्या है, सबसे इसकी बड़ी इकाई क्या कहलाती है, जगत कहलाती है ना, किंगडम कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं सजीव एवं निर्जीव में अंतर। सजीव का जो शरीर होता है क्या होता है, एक जटिल पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और निर्जीव, इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। दूसरा इसमें क्या है, सभी जीवधारियों की एक निश्चित आकृति एवं क्या होता है, आकार पाया जाता है। और निर्जीव में क्या होती है, कोई निश्चित आकृति एवं आकार नहीं पाया जाता। और सजीव में क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जबकि निर्जीव में क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। उसके बाद इस सजीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, जबकि जो निर्जीव प्राणी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करने की क्षमता का क्या होता है, इनमें अभाव पाया जाता है। सजीवों में गति होती है, निर्जीवों में गति नहीं होती। इसके अलावा भी क्या है, इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। उसके बाद फिर द्विनाम पद्धति, जो नामकरण दिए गए हैं उसके आधार पर जो द्विनामकरण पद्धति थी उसमें किसने बताया था, वैज्ञानिक लीनियस ने सबसे पहले बताया था द्विनाम पद्धति को। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, प्रत्येक जीव का जो नाम होता है वो क्या होता है, बताया था इन्होंने, 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। इसका जो प्रथम भाग होता है वो क्या होता है, प्रजाति या वंश का, तथा दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, जाति नाम का होता है। इसके पहले अभी हमने आपको समझाया ना, उसी के आधार पर लीनियस ने क्या किया था, इन्हीं की जो थ्योरी को सबसे पहले क्या हुई थी, मान्यता मिली थी। इसी के आधार पर हम आज तक क्या करते आ रहे हैं, पौधों या जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण देते आ रहे हैं। जैसे वंश का नाम होता है वो क्या होता है, लैटिन या ग्रीक भाषा के तथा
इसका पहला अक्षर अंग्रेजी का बड़ा तथा अन्य अक्षर छोटे होते, जबकि जाति नाम के सभी अक्षर क्या होते हैं, छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। दोनों नामों को तिरछे अक्षरों में छापा जाता है। यदि यह बुक में प्रिंट होके आ रही है तो क्या होगी, इटैलिक, तिरछे अक्षरों में। यदि हम हाथ से लिख रहे हैं तो इनके क्या करेंगे, नीचे अंडरलाइन करते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है मानव का, होमो सेपियंस, तो हम इसको क्या करते हैं, नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण और है, जैसे मटर हो गया, गेहूं, सरसों। मटर को क्या कह देते हैं वैज्ञानिक नाम, पाइसम सेटाइवम। इसमें क्या करते हैं, इनके नामों को नीचे अंडरलाइन भी किया जाता है ना। उसके बाद गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम और सरसों का है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। उसके बाद हम इसमें देखते हैं वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के लिए इसमें क्या दिए गए हैं, कुछ साधन दिए गए हैं। किसी भी जाति की पहचान का अर्थ वर्गीकरण के कुछ साधन दिए गए हैं, जिसमें क्या है, पहला है वनस्पतिशाला अथवा हर्बेरियम, वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय, चिड़ियाघर अथवा उद्यान, है ना। जैसे वनस्पति अथवा हर्बेरियम में क्या दिया गया, हर्बेरियम क्या होता है, पौधों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें पौधों को सुखाकर, दबाकर एवं कागजों को किसी मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य में अध्ययन हेतु तथा वे स्थान जहां इन्हें हर्बेरियम सीटों को सुरक्षित रखा जाता है उनको क्या कहते हैं, हर्बेरिया कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी ऐसे पौधा है उसको यदि हमने खेतों कहीं से भी उखाड़ लिया तो उसको क्या करेंगे, उसको उसके जो पौधे के उसको क्या करेंगे, सुखाकर, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित कर, जिससे उसका पानी हट जाए। उसके आधार पर फिर उसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। हम देखेंगे कि इसको हम संरक्षित कैसे करते हैं, इसकी विधि देखेंगे। इसमें उपकरण होते हैं, जैसे बहुत सारे खुरपी, चाकू, कलम, नोटबुक, ये क्या करते हैं, हम फील्ड में लेके जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लांट को एकत्रित करते हैं। जो पौधा हम लेके आते हैं वो क्या होता है, पुष्पीय अवस्था में होना चाहिए, मतलब उसमें फूल होना चाहिए। बिना पुष्प वाले पौधे को हर्बेरियम में नहीं रखा जाता, क्योंकि बिना पुष्प की हम उसकी पहचान करना लगभग क्या हो जाती है, असंभव हो जाती है ना। उसके बाद जो पौधे से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको हम क्या करेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। उसके बाद हम हर्बेरियम कैसे तैयार करते हैं, इसकी विधि दी है। पौधे को जब हम लाएंगे तो उसको अखबार या ब्लॉटिंग पेपर के नीचे क्या करेंगे, दबा देंगे, जिससे जो उसका पौधे का जो पानी होगी, जो नमी होगी, उसको वो क्या होगी, सूख जाएगी। यदि बहुत अधिक लंबे पौधे हैं तो उनको क्या करता है, पूरा प्रेस करके नहीं दबाया जा सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके शीर्ष भागों को और आधारीय भागों को प्रेस करके काट देते हैं ना। फिर पुष्पों में कुछ दल पुंज इतने पतले होते हैं कि वो प्लॉटिंग पेपर पर चिपक जाते हैं, अतः पेपर पर चिपकने वाले ऐसा पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे कि वो क्या हो, पेपर पर ना चिपकें। जली पौधे का हर्बेरियम बनाने के लिए इनको ब्लॉटिंग पेपर पर रखकर इनके पानी को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं। जो जली पौधा रहेगा उसमें जल बहुत अधिक मात्रा में रहेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम इनको ब्लॉटिंग पेपर से सुखा देते हैं। उसके बाद अखबार या ब्लॉटिंग पेपर में भली भांति इनको फैलाकर क्या किया जाता है, पादप प्रेस होता है, एक लकड़ी का बना होता है प्लांट प्रेस। जैसे हम कपड़ों में प्रेस करते हैं ना, जिससे नमी सूख जाती है, वैसे ही क्या होता है, पादप प्रेस भी आता है, ये लकड़ी का बना होता है ना। आप गूगल में डाल के देखेंगे ना प्लांट प्रेस या पादप प्रेस, तो आपको उसकी इमेज दिख जाएगी। ये सिंपल सा लकड़ी का बना होता है और इसके बीच के हिस्से में क्या करते हैं, हम पौधों को फंसा देते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी नमी सूख जाती है। प्रेस में दबे पौधे को 24 घंटे बाद निकाल कर हम इसके पेपर को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं और नम पेपर को सुखा लेते हैं। यह प्रक्रिया हम कई बार दोहराते जब तक कि उसका नमी सूख ना जाए। उसके बाद जो हम पौधा लाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे पौधा ऐसा होता है और उसमें हम क्या करते हैं, पौधे की क्रम संख्या, किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, लोकल नेम, मतलब जहाँ हम स्थान, जिस स्थान पर ये पाया गया, जैसे जबलपुर या सीहोर कहीं भी, उस स्थान पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है, इस पौधे को, उसका नाम लिखेंगे। हमने इसको किस स्थान से तोड़ा है वो नाम लिखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। इसको किसने कलेक्ट किया था, मतलब इसको किसने तोड़ा था, और इसको संग्रह करने की, कलेक्ट करने की जो तिथि होती है वो डालेंगे और क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे, है ना, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, भविष्य में भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद है इसमें अगला टॉपिक दिया वनस्पतिक उद्यान।
बहुत वनस्पति वर्गीकी के अध्ययन में क्या वनस्पतिक उद्यानों का विशेष महत्व, इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें उगाई जाने वाले पादप जातियों को पहचान तथा वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है ना। हमारे भारतवर्ष में क्या कई प्रकार के क्या है, बहुत सारे वानस्पतिक उद्यान, जिसमें कुछ दिए गए हैं। इसमें देखिए, पहला है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ, भारत। लखनऊ का यह राष्ट्रीय उद्यान क्या सिकंदर बाग के नाम से विख्यात है। यह लगभग 75 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके समीप में एक विशाल संग्रहालय है, जिसमें क्या है उच्च श्रेणी एवं निम्न श्रेणी के बहुत सारे पौधों का संग्रह किया जाता है। एक और है लॉयड वनस्पतिक उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है, दार्जिलिंग में स्थित है ना। यह उद्यान बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। यह उद्यान एडिन सेनेटोरियल के ठीक नीचे स्थित है। यह उद्यान का क्षेत्रफल 40 एकड़ है। और एक और है रॉयल वनस्पतिक उद्यान, ये कलकत्ता के शिवपुर के समीप स्थित है। इसमें लगभग क्या है 1500 पौधे पाए जाते हैं। यहाँ से व्यक्तियों को निःशुल्क पौधे एवं बीज भी दिए जाते हैं। फिर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रॉयल वनस्पति उद्यान शिवपुर, कोलकाता, भारत का क्या प्रसिद्ध वनस्पतिक उद्यानों में से एक है। यही क्या है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में है ना। इसी के निर्देशन में जो बाकी वनस्पतिक उद्यान है उनकी क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। ये उद्यान उसके संरक्षण में रहते हैं। जितने भी वनस्पतिक उद्यान है ये सब किसी के अंडर पर रहते हैं, हेड है, मतलब जी क्या करते हैं, इन सबको लीड करता है भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय का औद्योगिक विभाग बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। मतलब जो सभी कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वही लेते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल कार्य होते हैं, प्रयोग करते हैं पौधों पर, उनको यहाँ पर क्या रखा जाता है, उन्हें यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद होते हैं संग्रहालय, म्यूजियम का नाम आपने सबने सुना होगा ना, प्रदर्शनी लगाई, जहाँ ये क्या होते हैं, जहाँ पर प्रदर्शनी, अध्ययन या संदर्भ हेतु पादपों एवं जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं, म्यूजियम कहलाते हैं, है ना। म्यूजियम देखा होगा ना, बहुत पुरानी पुरानी चीजें रहती हैं, वहाँ पर इनको संग्रहित किया जाता है। उसके अलावा है चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान या जंतु पार्क। चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहाँ पर वे वन्य जीव रखे जाते हैं जिन्हें हम वन्य जीवों की मानव देखरेख में आहार, प्रकृति एवं व्यवहार सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। इनके लिए लेकिन वैसी ही परिस्थिति तैयार की जाती है जैसे इनका प्राकृतिक आवास में रहती हैं। इन स्थानों पर बाहर से आने वाली दुर्लभ जातियों की रक्षा की जाती है तथा उन्हें उचित प्रकार से भोजन दिया जाता है। उद्यानों में संकटापन्न स्थिति में पहुंच चुके जीवों में प्रजनन भी कराया जाता है। कई ऐसी प्रजातियां होती हैं वो जो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। इनमें क्या किया जाता है, प्रजनन कराया जाता है जिससे इनकी नई जातियां भी उत्पन्न हो सके और इनको क्या है बाहरी वातावरण संकट की स्थिति से बचाने का कार्य किया जाता है, जिससे जो जातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हें क्या किया जा सके, बचाया जा सके। यहाँ पर जंतुओं के आवास, रहने की, उनके भोजन की, उनके जो व्यवहार संबंधी आदतों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक वातावरण की। इनको जो एटमॉस्फेयर है उनको कैसा दिया जाता है, प्राकृतिक जैसा दिया जाता है, जिसके बाहरी हस्तक्षेप क्या होता है इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। चिड़ियाघर में हम क्या करते हैं, देख सकते हैं उनको जाके, लेकिन उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। संग्रहालय एवं जंतु उद्यान दोनों ही जंतुओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इनका एक कार्य क्या होता है, जीवों के प्रति लोगों की रुचि को उत्पन्न करना। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और इसके हम नोट्स की PDF आपको सेंड कर देंगे। उससे आपको क्या करना है, अपने नोट्स भी बनाते जाने हैं ना। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू। आज हमारी क्लास यहाँ पर ओवर होती है। थैंक यू। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे कल, ठीक है।